देवरानी जेठानी का एक कमरा। कैसी बात कर रही हो माँ जी? मेरे होते हुए आप इस घर में एक बहू लाने की बात कर रही हो? अरे पहले ही इस घर में केवल 2 कमरे हैं, जिसमें एक तो आपका है और एक मेरा। अगर मेरी देवरानी आ गई तो मैं कहाँ सोऊंगी? पूर्वी बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम गरीब हैं तो हमें गरीबी के हिसाब से ही चलना होगा। हमारे पास जितना है उतने में ही बरतना होगा, और फिर इसके चलते हम हमेशा अपने बेटे को कुंवारा तो नहीं छोड़ सकते। ये तो आपको मेरी शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। इस घर में जब मैं आई हूँ तब से आप लोगों के यही सब ड्रामे देख रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में ही रहती तो अच्छा होता। पूर्वी ऐसा कहकर गुस्से में घर के काम करने लगती है। उसे गुस्से में घर के काम करते हुए देख उसकी सास उसका हाथ बटाने लगती है, जिसके चलते पूर्वी हल्का सा शांत हो जाती है। कुछ ही दिनों में अरविंद की शादी हो जाती है, जिसके चलते वह अपनी पत्नी कोमोलिका को घर पर ले आता है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। जैसे ही कोमोलिका घर में आती है, वह घर को चारों ओर देख के कहती है, अरे ये क्या, इस कमरे में ये बीच में पर्दा क्यों लगा हुआ है? क्योंकि बहू, तुम दोनों बहुओं के लिए हमारे पास केवल एक ही कमरा है, जिसमें तुम दोनों को गुजारा करना है। एक तरफ तुम्हारी जेठानी रहेगी तो दूसरी तरफ तुम रहना। ममता के ये सुनने के बाद कोमोलिका एक तरफ अपना सजा हुआ बिस्तर देखती है तो पर्दे की दूसरी तरफ अपनी जेठानी का बिस्तर लगा हुआ देखती है। कहाँ अपने एक ही कमरे में हम देवरानी जेठानी इस प्रकार रहेंगे? अरे प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है। अभी मेरी शादी हुई है। अरे कोई नहीं बेटा, अब गरीब है तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझना ही होगा। चलो तुम इतने आराम करो, हम बाकी के काम देखते हैं। ममता की बात सुनकर कोमोलिका अपने सजे हुए बिस्तर की तरफ बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी पूर्वी अपने बिस्तर पर बैठी हुई कोमोलिका को देखते हुए अपने मन में सोचती है, जब से इस घर में आई हो तब से कुछ ना कुछ देखती ही जा रही हो, लेकिन अब और नहीं देख सकती। मैं इस देवरानी की बच्ची को तो अपने कमरे से निकाल कर ही रहूंगी, ये मेरा वादा है। हे भगवान, कैसा ससुराल मिला है मुझे। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही कमरे की दूसरी तरफ मेरी जेठानी होंगी और एक तरफ मैं होंगी। अब रात को मेरी सुहागरात कैसे होगी? कोमोलिका अपनी सुहागरात के बारे में सोचकर परेशान होती है तो वहीं पूर्वी उसे निकालने के लिए सोच रही होती है। जैसे ही रात को घर के सभी लोग सो जाते हैं, रात के समय अचानक से कोमोलिका की नींद खुलती है और वह अपने पति से कहती है, अजी मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही इधर, हमें और ऐसे कब तक एडजस्ट होकर चलना पड़ेगा? देखो कोमोलिका, मैं भी तो तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी मेरे साथ थोड़ा तो कोऑपरेट करना चाहिए। और वहाँ भैया भाभी भी सो रहे हैं, हमारी बातें सुनकर उन्हें कैसा लगेगा, इसलिए आराम से सो जाओ। अरविंद की बातें सुनकर कोमोलिका कुछ नहीं कह पाती, जिसके चलते वह सोने की बहुत कोशिश करती, लेकिन रात को मच्छरों के काटने की वजह से उसे नींद आती ही नहीं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उसके फोन पर उसकी सहेली करिश्मा का फोन आता है। क्या बात है, लगता है पूरी रात सोई नहीं, इसका मतलब तेरी सुहागरात तो जबरदस्त गई है। भैंस की टांट, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरी सुहागरात पर, और सब कुछ मगरमच्छ हो गया। अबे क्या बके जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहना क्या चाहती है तू? मेरे ससुराल में केवल एक ही कमरा है और उसमें मेरी जेठानी भी मेरे साथ रहती है। सुहागरात की तो बहुत दूर की बात रही, मैं अपने पति के साथ ढंग से टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। लो भैया, गई भैंस पानी में, अब तेरी सुहागरात का क्या होगा? जैसे भैंस पानी में गई वैसे ही मेरी सुहागरात तो पानी में ही चली गई है। अब कुछ नहीं होगा, अब तू फोन रख, मुझे घर के और भी काम करने हैं। कोमोलिका जैसे ही फोन काटती है वैसे ही उसकी सास आ जाती है और कहती है, अरे बहू उठ गई, चल जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, आज हमें कुल देवी की पूजा करने के लिए जाना है। हे भगवान, एक तो पूरी रात भर सोई नहीं, ऊपर से अब ये कुल देवी की पूजा, पता नहीं आगे और क्या क्या होने वाला है। कोमोलिका ऐसा सोचकर अपनी सास के साथ कुलदेवी की पूजा करने के लिए चली जाती है। शाम को फिर से वह थक कर वापस आती है और अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर आराम करने लगती है। तभी उसकी जेठानी अपनी माँ से फोन पर जोर जोर से हंसते हुए बातें करने लगती है। हे भगवान, पहले ही इतनी परेशानियां हैं जिंदगी में, ऊपर से अब ये मेरी जेठानी जो फोन पर इतनी जोर जोर से बातें कर रही है, लगता है ये अब मुझे आराम नहीं करने देगी। कोमोलिका बहुत देर से बर्दाश्त करने के बाद गुस्से में अपनी जेठानी से कहती है, अरे कितनी देर हो गई है, बकरी की तरह मैं करे जा रही हो, बस करो, और कितनी बात करोगी फोन पर? ये भी नहीं दिख रहा कि दूसरा इंसान आराम करने के लिए तुम्हारी राह तक रहा है। वाह रे वाह तेरी कुदरत, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, पहले तो मेरे कमरे पर कब्जा करके बैठ गई हो, ऊपर से मुझे ही ताने सुना रही हो। ऐसा है, अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाकर चली जाओ, मैं तो ऐसे ही बात करूंगी अपनी माँ से। देखते ही देखते दोनों देवरानी जेठानी में कहासुनी होने लगती है। तभी वहां घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं और उनके बीच की लड़ाई को बंद करने की कोशिश करते हैं। अरे जा जा, बड़ी इस घर पर अपना राज दिखाने वाली, इस घर में सबसे पहले मैं आई हूँ और मेरा ही राज चलेगा।
तुम इस घर की बहू हो तो मैं भी इस घर की बहू हूँ, और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ इस कमरे में एक साथ रहने का। ये तो मेरी मजबूरी है, वरना मेरे घर पर तो मैं अकेले एक कमरे में रहा करती थी, वो भी शान शौकत से। बस करो तुम दोनों, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अपनी लड़ाई के बीच हमारी गरीबी का बहुत अच्छा फतीजा मचा रही हो। अरे हम गरीब हैं तो इसमें क्या हो गया? तुम दोनों को समझदारी से इस घर में रहना चाहिए, ना कि हमारी गरीबी का मजाक उड़ाकर अपनी लड़ाई को बढ़ावा देना चाहिए। ममता के ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो वहां से चली जाती है। ये देख उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उस दिन से एक साथ प्रेम प्यार से रहने लगती हैं और सभी काम वो एक दूसरे के साथ बैठकर करने लगती हैं। यहाँ तक कि वो दोनों कमरों में भी शांति से रहने लगती हैं। लेकिन उस दिन की लड़ाई से अरविंद और शांतनु को बहुत ठेस पहुंचती है। लानत है हम दोनों के ऊपर, जो इतना भी कमा कर नहीं ला सकते कि अपनी पत्नियों के लिए अलग अलग रूम का जुगाड़ कर सके। भैया, अगर हमें अपनी पत्नियों को अलग अलग रूम देना है तो हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी, ताकि हमारी पत्नियां सुखी से रह सकें। ये दोनों भाई 2 कमरे लेने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, तो वहाँ धीरे धीरे दोनों देवरानी जेठानी को एक ही कमरे की अच्छी आदत लग जाती है। कुछ ही दिनों में शांतनु और अरविंद दोनों एक 3 कमरों का घर ले लेते हैं। आप दोनों को ये घर लेने की क्या जरूरत थी, और आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया घर लेने के लिए? मेरी जान, तुम्हारी सुख सुविधाओं के लिए तो हम जमीन आसमान एक कर दें। तुम तो इस कमरे की बात कर रही हो। लेकिन जरा मेरी बात तो सुनिए। अरे लेकिन कुछ नहीं, अब हम सब अपने अपने कमरों में रहेंगे। मेरे माता पिता अपने कमरे में और हम दोनों भाई अपने अपने कमरों में। अब तुम देवरानी जिठानी को एक दूसरे के कमरे में एडजस्ट करने की तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। कोमलिका और पूर्वी दोनों ही अपने पतियों की बातें सुनकर उन्हें गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद दोनों जेठानी और देवरानी अपनी अलग अलग कमरों को पाकर बहुत खुश होती हैं और एक साथ अपने परिवार में भी खुशी खुशी रहने लगती हैं। आज कुमुद के दोनों बेटों की शादी थी। उसने अपने दोनों बेटों की शादी अपनी सहेलियों की लड़कियों से की थी। कुमुद की एक बहू काली थी तो दूसरी दूध की तरह सफेद। शादी की रस्म पूरी करके दोनों दुल्हन अपनी ससुराल के दरवाजे पर गृह प्रवेश की रस्म के लिए रुकी हुई थी। अरे अभी और कितनी रस्म करनी बाकी है? कुमुद बहुत ही सुंदर गृह प्रवेश की थाली लेकर आई और अपनी बहुओं का गृह प्रवेश कराया। हाँ तो मेरी प्यारी बहू, तुम्हारा तुम्हारी ससुराल में स्वागत है, और अब तुम यहाँ आ गई हो तो अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ। मतलब ये कि इस घर में जब मैंने पहली बार अपने कदम रखे थे तब मेरी सास ने इन ससुराल की चाबियों को मुझे सौंप दिया था। मतलब कि ससुराल की सभी जिम्मेदारियां भी मेरे ऊपर आ गई थी और तब से ही मैं इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हूँ। लेकिन अब जब मेरी बहुएं आ गई हैं तो अब मैं इस सबसे मुक्त होना चाहती हूँ। तो जो भी बहू अपनी जिम्मेदारियों को 1 हफ्ते तक अच्छे से निभाएगी और मुझे खुश करेगी, मैं उसे ये चाबी का और जिम्मेदारियों का गुच्छा सौंप दूंगी। कुमुद की बात सुनकर उसकी बड़ी बहू तनुजा के मन में लालच आ गया। वो मन ही मन चाबियों के सपने देखने लगी। अगली सुबह कहानी चाबियों वाली बात बिल्कुल भूल चुकी थी, लेकिन तनुजा के लिए अभी सब कुछ ताजा था। मुझे कैसे भी करके अपनी सासू माँ को खुश करना ही होगा, नहीं तो वो चाबियां मुझे नहीं मिल सकेंगी। लेकिन कैसे? शायद इस बारे में माँ से पूछना सही रहेगा। तनुजा ने अपनी माँ को फोन लगाया। हेलो माँ। हेलो तनुजा बेटा, कैसा है सब कुछ ससुराल में? सब कुछ ठीक ठाक ही है, पर मम्मी मेरे सामने अभी एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है और आपको मेरी मदद करनी है। कैसी चुनौती? बोल। तनुजा ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। ओह तो ये बात है बेटा, कोशिश करना कि वो चाबी तेरे ही पास आए। हाय मेरी बच्ची कितनी सुंदर लगेगी जब वो चाबी तेरी कमर में लटकेगी। हाँ माँ, अब ज्यादा सपने मत देखो। उस चाबी को मैं कैसे हासिल करूं उसका कुछ तरीका बताओ। देख बेटा, तरीका तो बस एक ही है। क्या? अगर तुझे वो चाबी चाहिए तो तुझे कहानी को नीचा दिखाना पड़ेगा और खुद को जिम्मेदार और ऊंचा, तभी बात बनेगी। आपने सही कहा माँ, अगर कहानी नीची दिखेगी तो मैं खुद ब खुद ही ऊंची हो जाऊंगी और फिर चाबियां मेरी। वाह, व्हाट अ आइडिया मम्मा, थैंक यू सो मच। तनुजा अपनी माँ से बात करके नीचे गई। नीचे कहानी किचन में खाना पका रही थी। अरे जेठानी जी, आप उठ गई? क्या बना रही हो? लगता है चाबियां पाने की ज्यादा जल्दी है तुम्हें। चाबियां? ओह अच्छा, वो कल वाली माँ की बात। नहीं, मुझे चाबियों की कुछ खास इच्छा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ चाबियां नहीं, बड़ी जिम्मेदारी है
और माँ को जो भी बहू जिम्मेदार लगेगी वो उसे ही चाबियां देंगी। मैं बिना वजह ज्यादा जिम्मेदार नहीं बनूंगी, क्योंकि 4 दिन जिम्मेदारी आना अलग बात है और पूरी जिंदगी अलग। वाह, बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करनी जानती हो। तनुजा ऐसा बोलकर खुद भी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। जेठानी जी, आप क्या कर रही हो? दिखता नहीं क्या मैं खाना बना रही हूँ? खाना तो मैं बना चुकी हूँ। तुम क्या चाहती हो कि माँ बस तुम्हारे हाथों का बना ही खाना खाए और वो चाबियों का गुच्छा तुम्हें दे दे? मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जैसी आपकी मर्जी। कहानी खाना बनाकर किचन से चली गई। तभी तनुजा के मन में एक शैतानियत आई। चाबियों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सॉरी कहानी, मुझे ऐसा करना ही होगा। तनुजा ने कहानी के पकाए खाने में बहुत सारा नमक मिला दिया। कुछ देर बाद दोनों ही बहुएं खाना लेकर टेबल पर पहुंची। वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अरे बस, अब नहीं रुका जाता, चलो खाते हैं। हाँ हाँ चलो। एक मिनट, आप लोग खाने से पहले ये नहीं पूछेंगे कि खाना किसने बनाया है? भाभी, सभी जानते हैं खाना हम दोनों ने ही बनाया है, फिर इसमें पूछना कैसा? मैं तेरी बात समझ गई बहू, तू किस लिए चाहती है कि मैं पूछूं? तुझे चाबियां चाहिए ना? चलो तो बताओ कि मेरी किस बहू ने क्या बनाया है। मम्मी जी, ये छोले कहानी ने बनाए हैं और ये बिरयानी मैंने। कुमुद ने पहले बिरयानी चखी। ये बिरयानी तो एकदम लाजवाब है, मजा आ गया। बहू, तेरे हाथ में तो बहुत स्वाद है। शुक्रिया माँ। उसके बाद उसने कहानी के बनाए छोलों को टेस्ट किया। ये छोले हैं या नमक की डलियां? कितना नमक डाल दिया है तूने इसमें? पर माँ, मैंने तो बहुत ही कम नमक डाला था। कहानी, तुम ना खाना बनाने का लेसन मुझसे लो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि छोलों में कितना नमक डलता है। इस तरह 4 दिन बीत गए। तनुजा अपनी ससुराल की चाबियों को पाने के लिए बहुत बेताब थी। हाय, मेरी कमर तो अभी से लचके खा रही है। मेरी पतली कमरिया पर सोने की तरह चमक वाली चाबियां कितनी अच्छी लगेंगी। हाय, मैं तो सोच सोच कर ही पागल हुई जा रही हूँ। तनुजा खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी वहाँ कहानी आई। क्या सोच रही हो जेठानी जी? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अपनी बहुओं की सभी हरकतों पर कुमुद की नजर थी, लेकिन वो कभी इस बात को जाहिर नहीं करती थी। इस तरह दिन बीत गए और आज 6ठा दिन था। चल तनुजा, आज तेरे आखिरी वार का दिन है। वो अपने घर के बाथरूम में गई, जहाँ कहानी ने कपड़ों को धोकर रखा हुआ था। अब आएगा मजा। सॉरी कहानी, लेकिन आज तुम्हारी चाबी मिलने की कहानी खत्म हो जाएगी। तनुजा ने सभी रंगीन कपड़ों में ब्लीच की पूरी बोतल पलट दी और फिर वो वहाँ से आ गई। कुछ ही देर में कपड़ों का सारा रंग उड़ गया। हे भगवान, ये इन कपड़ों को क्या हो गया? ओ माय गॉड, ये तुमने क्या कर दिया? माँ तो ये सब कुछ देखकर बहुत नाराज होंगी। कहानी, कभी तो कोई काम ढंग से कर दिया करो। भाभी, वो तभी वहाँ कुमुद आ गई। माँ, देखिए कहानी ने क्या किया। मैं जानती हूँ आज 6ठा दिन था और तुम्हारी परीक्षा का भी आखिरी दिन था। मैं देख चुकी हूँ कि मेरी कौन सी बहू इन चाबियों के काबिल है। तो वो कौन है माँ? वो मैं तुम्हें कल बताऊंगी। रात हो गई। तनुजा खुशी के मारे अपने कमरे में उछलने लगी। हाय, कल मेरी चिकनी चमेली कमरिया को उसका गहना मिल जाएगा। सभी सो गए। तनुजा को सोते हुए सपना आया कि उसकी सास उसे वो चाबियों का गुच्छा दे रही हैं, लेकिन तभी अलार्म बज गया। ओहो, कितना अच्छा सपना था, पूरा बेकार कर दिया। लेकिन मुझे तो आज इस सपने को हकीकत में बदलते देखना है। चल तनुजा, तैयार हो जा। दोनों बहुएं तैयार होकर अपनी सास के पास चली गईं। हाँ, तो आज इस घर की काबिल बहू को मैं ये ससुराल की चाबियां सौंपूंगी। तो तैयार हो तुम दोनों? दोनों बहुएं शांत खड़ी थीं। कुमुद ने अपनी कमर से चाबियां निकाली और वो तनुजा की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक ही उसने अपनी राह मोड़ी और उन चाबियों को कहानी की कमर में लटका दिया। इनकी हकदार तू है बहू। पर मैं जानती हूँ तू यही सोच रही है ना कि तू कैसे। दरअसल मैं तुम दोनों की सारी हरकतें देख रही थी। तेरे अंदर मैंने कभी इन चाबियों के पाने की लालसा नहीं देखी, लेकिन तनुजा को ये हर हाल में चाहिए थी। इस चक्कर में इसने बहुत गलत काम भी किए। लेकिन बेटा, मैं भी तुम्हारी सास हूँ,
तुम मुझसे नहीं बच सकती हो। ससुराल की चाबियां पाकर कहानी को बहुत खुशी हुई। वो जिम्मेदारी से अपने कामों को संभालने लगी। तनुजा को अपने किए पर बहुत पछतावा था, क्योंकि उसके लालच ने उससे उसकी चाबियां छीन ली थी। तभी तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है।